अधिक जासूसी गुब्बारों को लेकर चाइना ने अमेरिका को दी धमकी। चाइना और ईरान ने नई साझेदारी की और चाइना WHO को कोविड की जांच करने से रोकता है। वो और इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस में और भी बहुत कुछ। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। इनकॉग्नी उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और अधिक समझाऊंगा। इस महीने की शुरुआत में चीनी जासूसी गुब्बारे के पूरे अमेरिका में उड़ान भरने के बाद अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह में 3 और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को मार गिराया। एक अलास्का के ऊपर, एक कनाडा के ऊपर और दूसरी हुरोन झील के ऊपर, जो यूएस कनाडाई तक फैली हुई है। सीमा, क्या चल रहा है? क्या आकाश सिर्फ जासूसी गुब्बारों से अटा पड़ा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है? व्हाइट हाउस का कहना है, इसके बारे में चिंता मत करो। वे शायद व्यावसायिक या सौम्य थे। शायद। व्हाइट हाउस कैसे जानता है कि वे वाणिज्यिक या सौम्य थे? ठीक है, वे निश्चित रूप से नहीं हैं। सेना ने उन्हें मार गिराने के बाद वास्तव में किसी भी मलबे को बरामद नहीं किया है, ये समझाते हुए कि वे बहुत कठिन इलाके में हैं। खैर, इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। इस बीच अमेरिका ने तारांकन उस मूल चीनी जासूसी गुब्बारे से महत्वपूर्ण मलबा निकाला है। उस मलबे में प्राथमिकता सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी टुकड़े और साथ ही संरचना के बड़े हिस्से शामिल हैं। पिछले मंगलवार को अमेरिकी सेनेटरों को उस गुब्बारे के साथ साथ अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के अन्य हालिया देखे जाने के बारे में एक वर्गीकृत बैठक में जानकारी दी गई थी। बैठक में क्या चर्चा हुई? मुझे नहीं पता। इसे वर्गीकृत किया गया था, लेकिन एक अमेरिकी सेनेटर ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि जनता को और जानने की जरूरत है और वो इसके हकदार हैं। मैं सहमत हूं। इसके अलावा यूएफओ के बारे में किसी भी वर्गीकृत ब्रीफिंग में मजबूत एलियंस ने 9/11 पर JFK को मार डाला वाइब है, इसलिए जितनी जल्दी अवर्गीकृत हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन जबकि अमेरिका ने कहा है कि यह एक चीनी जासूसी गुब्बारा था और चीन का दावा है कि यह मौसम का गुब्बारा था जो बिल्कुल उड़ गया, अब यह पता चला है कि एक तीसरा स्पष्टीकरण हो सकता है। यह एक चीनी जासूसी का गुब्बारा था जो बिल्कुल उड़ गया। जाहिर तौर पर अमेरिकी सेना द्वारा दक्षिण कैरोलिना के तट से नीचे गिराए जाने से पहले अमेरिका लगभग एक हफ्ते से गुब्बारे पर नजर रख रहा था। अमेरिका चीन के हैनान द्वीप से गुब्बारे पर नजर रख रहा था, जिसमें PLA के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठान हैं। ये गुआम के ऊपर उड़ान भरने के लिए ट्रैक पर दिख रहा था, जहां एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक चीन पहले भी गुआम और हवाई के ऊपर जासूसी गुब्बारे भेज चुका है, लेकिन गुब्बारा अचानक गुआम से दूर और अलास्का की ओर बढ़ गया। यूएस इंटेलिजेंस स्पष्ट नहीं है कि यह आकस्मिक था या जानबूझकर, लेकिन उनका मानना है कि बैलून मूल रूप से प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जासूसी करने वाला था। जापान के पास असामान्य उच्च ऊंचाई वाली हवाओं द्वारा गुब्बारा उड़ाया जा सकता था, लेकिन जब गुब्बारा फिर से मोंटाना के ऊपर दिखाई दिया तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जाहिर तौर पर वैसे भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी करने का फैसला किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि मोंटाना में संवेदनशील परमाणु स्थलों पर उड़ता हुआ गुब्बारा कोई दुर्घटना नहीं था। इसलिए भले ही CCP महाद्वीपीय अमेरिका के ऊपर अपने जासूसी गुब्बारे को उड़ाने का इरादा नहीं रखता था, फिर भी वे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जासूसी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। एक अच्छे अवसर को व्यर्थ क्यों जाने दे? और अब जब बाकी दुनिया चीनी जासूसी गुब्बारों के बारे में जानती है, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वही कर रही है जो वो सबसे अच्छा करती है, आक्रामक होना। आप देखें, CCP के पास केवल एक क्षति नियंत्रण मोड है, अपनी समस्याओं के लिए हर किसी को दोष देना, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर कोई यह याद रखे कि यहां असली शिकार कौन है। असली शिकार CCP है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूं, तो CCP निश्चित रूप से कुछ चिकित्सा का उपयोग कर सकती है। वैसे भी उन्होंने अब अमेरिका पर अवैध रूप से उच्च ऊंचाई वाली उड़ान भरने का आरोप लगाया है। पिछले साल से अब तक 10 गुना से ज्यादा बार गुब्बारों ने चीनी हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी। अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा निगरानी साम्राज्य कहना। हाँ, यह सही मायने में अमेरिका है जो दुनिया का सबसे बड़ा निगरानी साम्राज्य है। ये कम्युनिस्ट पार्टी की प्लेबुक में नंबर 1 नियम का एक उदाहरण है, दूसरों पर वो करने का आरोप लगाएं जो आप वास्तव में स्वयं कर रहे हैं। वैसे अमेरिका ने चीनी हवाई क्षेत्र में गुब्बारों के उड़ने से इनकार किया है
और सीसीपी ने वास्तव में किसी सबूत के साथ अपने आरोप का समर्थन नहीं किया है। फिर भी उनके दावे बहुत विश्वसनीय हैं। यदि आप भी मानते हैं कि उनका गुब्बारा सिर्फ एक मौसम मॉनिटर था जो गलती से रास्ते से हट गया और फिर गलती से कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मंडरा गया। लेकिन सीसीपी केवल इसी बात से परेशान नहीं है। वे इस बात से भी नाराज हैं कि कांग्रेस ने जासूसी गुब्बारे की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया। और वे इस बात से भी परेशान हैं कि अमेरिकी सरकार ने उन चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया था जो जासूसी गुब्बारों के कार्यक्रमों का समर्थन करती थी। क्योंकि सीसीपी को बाहर बुलाए जाने से नफरत है, लेकिन उन्हें विशेष रूप से आर्थिक रूप से बुलाए जाने से नफरत है। तो जवाब में सीसीपी ने 2 अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों को प्रतिबंधित कर दिया जो वास्तव में चीन के साथ व्यापार नहीं करते हैं। और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अन्य अनिर्दिष्ट कार्रवाई करने की धमकी भी दी। अगर वे चिकित्सा के लिए जाते हैं तो वे क्या सीख सकते हैं? लेकिन साफ है कि चीन गुब्बारों को लेकर पागल है। यही कारण है कि ब्रिटेन की कॉमेडी जोड़ी जोश और आर्ची ने फैसला किया कि यह उचित होगा कि वे अपने स्थानीय चीनी दूतावास के ऊपर अपना जासूसी गुब्बारा भेजें और इसे टिकटॉक पर पोस्ट करें। हमारा गुब्बारा दूतावास में चढ़ गया था और चीनी हवाई क्षेत्र में था। हमारा स्पाई कैम चीन की खिड़कियों में झांक रहा था। चीनी दूतावास ने इस बात पर सहमति जताते हुए जवाब दिया कि यह एक मजाकिया शरारत थी और सभी को अच्छी हंसी आई। ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि लंदन पुलिस आई और उन्हें इसे नीचे उतारने के लिए कहा। कम से कम उन्होंने अपना सबक सीखा। हम वैश्विक राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि यदि दुनिया का सबसे बड़ा देश आपके देश के हवाई क्षेत्र में एक विशाल जासूसी गुब्बारे के साथ आक्रमण करता है, तो अपने स्वयं के विशाल जासूसी गुब्बारे को उनके हवाई क्षेत्र में वापस भेजना मुश्किल नहीं है। बस कोशिश करें कि गिरफ्तार न हो। वापसी पर स्वागत है। लोगों को सताना आसान नहीं है। यही कारण है कि सत्तावादी शासनों को एक साथ रहना पड़ता है। और स्थायी मित्रता सुनिश्चित करने के लिए ईरान के नेता शी जिनपिंग से मिलने के लिए इस सप्ताह बीजिंग गए थे। बैठक अच्छी चली। उन्होंने प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यटन तक कई विषयों पर 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईरान ने शंघाई सहयोग संगठन में अपनी भागीदारी की औपचारिक रूप से पुष्टि करने के लिए यात्राओं का भी उपयोग किया, जो नाटो की तरह है लेकिन तानाशाहों के लिए है। मेरा पसंदीदा सरकारी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन और ईरान ने एक साथ कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अमेरिकी पक्ष के हस्तक्षेप और तोड़फोड़ पर काबू पाकर, उनमें से कुछ हस्तक्षेप और तोड़फोड़ में अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। आप जानते हैं, परमाणु हथियार बनाना और पृथ्वी के चेहरे से एक छोटे से देश को मिटा देने की धमकी देना। सौभाग्य से ईरान ने यह पता लगा लिया है कि अपने परमाणु कार्यक्रम को कैसे वित्त पोषित किया जाए। और एक तरीका है चीन जैसे अन्य अधिनायकवादियों के साथ साझेदारी बनाकर। चीन को ईरानी तेल की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुनी से अधिक हो गई है। और 2021 में दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें परमाणु ऊर्जा, सैन्य प्रौद्योगिकी और रेलमार्ग जैसी चीजें शामिल थीं। हालांकि 2 साल बाद अब तक बहुत कम भौतिक हुआ है। मुझे यकीन है कि यह अमेरिका के हस्तक्षेप और तोड़फोड़ के कारण है, और इसलिए नहीं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने वादे नहीं निभाती है। अधिनायकवादियों के एक साथ रहने की बात करें तो चीन के नए शीर्ष राजनयिक भी इस महीने रूस का दौरा करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन और रूस इस यात्रा का उपयोग बचाव करने के लिए करेंगे। दोनों पक्षों के वैध अधिकार और हित और विश्व शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विश्व शांति चीनी विशेषताओं के साथ। इस बीच फिलीपींस के नए राष्ट्रपति ने इस हफ्ते एक लेजर घटना को लेकर चीनी राजदूत को तलब किया। एक चीनी तटरक्षक जहाज ने फिलीपीन तटरक्षक जहाज पर एक सैन्य ग्रेड लेजर का निर्देशन किया था। इसने कुछ फिलिपिनो चालक दल को संक्षिप्त रूप से अंधा कर दिया। घटना यहां सेकंड थॉमस शोल के पास हुई। ये फिलीपींस के तट से 120 मील और मुख्य भूमि चीन के निकटतम भाग से 700 मील से अधिक दूर है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इस पर बहुत पागल थे। साथ ही फिलिपिनो जल में अन्य घटनाओं का एक पूरा गुच्छा था जहां चीनी सेना अधिक से अधिक आक्रामक होती दिख रही थी। फिलीपींस के एक प्रवक्ता ने चीन की आक्रामकता को परेशान करने वाला और निराशाजनक बताया। इस बीच चीन के राजदूत ने कहा कि उन्होंने मार्कोस के साथ चर्चा की समुद्री मतभेदों के प्रबंधन पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति को कैसे लागू किया जाए। हाँ, दूसरे देश के जलक्षेत्र पर आक्रमण करना और फिर उन पर लेजर चमकाना, वे वास्तव में केवल अंतर हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने कहा है कि वो फिलीपींस का बचाव करेगा। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि फिलीपींस पर चीनी सशस्त्र हमले की स्थिति में अमेरिका अपनी 1951 की आपसी रक्षा संधि को लागू करेगा और फिलीपींस की सहायता करेगा।
और अमेरिका ने इस सप्ताह वहां अभ्यास आयोजित करके दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने जापान में अपना 7वां बेड़ा और अपना 13वां मरीन भेजा। एकीकृत अभियान स्ट्राइक फोर्स ऑपरेशंस का संचालन करने के लिए कैलिफोर्निया में स्थित एक्सपेडिशनरी यूनिट। हालांकि यह स्पष्ट रूप से पहले से नियोजित था और सीधे तौर पर लेजर घटना से संबंधित नहीं था, लेकिन यह वाशिंगटन से बीजिंग तक संकेत है कि अमेरिका निश्चित रूप से इस क्षेत्र में है। क्या पीएलए को कुछ गड़बड़ करनी चाहिए? और अंत में आज चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड की उत्पत्ति की जांच जारी रखने से रोक रहा है। इस शो को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह चौंकाने वाली खबर है। डब्ल्यूएचओ चीन में अध्ययन करके कोविड उत्पत्ति की जांच करने की अपनी योजना के दूसरे चरण को छोड़ रहा है। ईमानदारी से, अगर डब्ल्यूएचओ ने सोचा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में उन्हें जाने देगी वहां अध्ययन करते हैं, वे शायद ये भी मानते हैं कि लूसी किसी भी दिन चार्ली ब्राउन को फुटबॉल को किक करने देगी। बेशक, कहानी सामने आने के बाद डब्ल्यूएचओ पीछे हट गया और कहा कि वे अपनी जांच नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बजाय वे सिर्फ अपनी योजना बदल रहे थे। सही। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय से डब्ल्यूएचओ के बारे में यह कहते हुए पूछा गया कि उन्हें चीन से अधिक सहयोग की आवश्यकता है, और उन्होंने मूल रूप से कहा कि शायद डब्ल्यूएचओ को यह देखना चाहिए कि क्या कोविड फोर्ट डिस्ट्रिक्ट में यूएस बायो लैब से आया है। सीसीपी कभी मत बदलो। और यह एपिसोड अनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं या अपने फोन पर ऐप्स का उपयोग करते हैं तो बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। जब मैंने 12 महीने पहले अनकॉग्नी के लिए साइन अप किया था तो मुझे पता चला कि ऐसे दर्जनों डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी, बिना मेरी अनुमति के। और ये कंपनियां हैक हो सकती हैं, मेरी निजी जानकारी को और भी व्यापक रूप से फैला सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ महीने पहले हजारों नॉर्टन लाइफलॉक ग्राहक हैक हो गए थे। यह विडंबनापूर्ण है क्योंकि लाइफलॉक का पूरा बिंदु पहचान की चोरी से सुरक्षा है, लेकिन यह दिखाता है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां भी हैक हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? इनकॉग्नी ने पहले ही इनमें से 99 डेटा ब्रोकर्स से मेरे विवरण हटा दिए हैं और भी बहुत कुछ प्रगति पर है। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था, गुप्त बस इसे संभालती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए अनकॉग्निट प्राप्त करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या uncogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। अनकॉग्नी के साथ बाजार से अपना व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।